वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एई एंड जेई थ्रेशोल्ड ऑनलाइन स्मार्ट लर्निंग। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि हमारा ट्रांसफार्मर कोर लॉसेस से है। ठीक है, कोर लॉसेस के बारे में आज मैं आपको बताने से पहले आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं कॉन्सेप्ट की चलता हूँ। कोर लॉसेस की फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज पर कैसे डिपेंड करते हैं, एडी करंट लॉस और हिस्टेरिस लॉसेस। ठीक है, चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। सबसे पहले कोर लॉसेस की ओर चलते हैं। आपका कोर लॉस पी सी इक्वल टू पी एडी प्लस पी हिस्टेरिस, ये दो लॉसेस आपके कोर लॉसेस होते हैं। ठीक, अब आप जानते हैं कि जो हमारा एडी करंट लॉसेस होता है वो बाकी हम सारे मतलब जो टर्म होते हैं वो कांस्टेंट मान लेंगे। तो यही कांस्टेंट ही है के। ठीक है, के एडी। बाकी आपका एफ स्क्वायर होता है, बी एम स्क्वायर होता है। ठीक है, आपका एडी करंट लॉस। और यही हिस्टेरिस लॉस की बात करता हूँ तो आपका के मतलब ये कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे एफ बी एम 1.6 होता है। ठीक है, यहाँ पे ये आपके दो लॉसेस होंगे। ये आपका एडी करंट लॉस हो गया, हिस्टेरिस लॉस हो गया। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 में दोनों की वैल्यू मतलब इन दोनों को रखेंगे। ठीक है, अब इसमें रखते हैं तो पी कोर लॉस इक्वल टू के एडी एफ स्क्वायर पी एम स्क्वायर प्लस के एच मतलब हिस्टेरिस कांस्टेंट। ठीक है, बी एम 1.6 फ्रिक्वेंसी भी है। ठीक है, अब करते क्या है, यहाँ पे क्या करते हैं कि आपका जो एक मिनट, यहाँ पे आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, बी इक्वल टू 4.44 एफ नंबर ऑफ टर्न्स एन, ये आपने पढ़ा होगा। और क्या होता है 5m। ठीक, ये पढ़ा होगा। अब हम यहाँ से यहाँ पे बी एम है। ठीक है, तो इसको भी बी एम बना लेंगे। अब बी एम कैसे बना लेंगे, आपने पढ़ा होगा बी इक्वल टू 5 अपान ए, क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी है बी। ठीक है, अब हम फाई की हमको वैल्यू चाहिए क्योंकि फाई एम हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो फाई इक्वल टू बी ए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, बी इक्वल टू 4.44 एफ एन, फाई एम की वैल्यू कितनी रखेंगे, बी ए। ठीक, यही रखेंगे। अब ये आपका समीकरण बन गया। फिर यहाँ पे केवल सारे टर्म्स को सारे अगर इतना यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, इतना से लेके यहाँ तक जो सारा कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है,
तब हम बी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं ना, बी इक्वल टू बी एम, ठीक है, बी एम इक्वल टू बी अपान 4.44 एफ एन ए, ठीक। अब यहाँ पे अगर सारा चीज़ हम कांस्टेंट मान लें, ये सब कांस्टेंट मान लें, ये नंबर ऑफ टर्म्स कांस्टेंट मान लें, एरिया कांस्टेंट मान लें, तब हमारा बी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एम इक्वल टू बी अपान एफ हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो फ्लक्स डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी अपान एफ हो गई, यस या नो, ठीक है। अब जो ऊपर मैंने इक्वेशन जो बनाई थी ये वाली, यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे इस समीकरण में सारी वैल्यू बी एम की जगह बी अपान एफ रख देना है, ठीक है। तो चलते हैं, अब हम उस इक्वेशन में बी एम की जगह पे बी अपान एफ रख देते हैं। तो एडी करंट लॉस क्या हो जाता है, एडी करंट लॉस आपका हो जाता है के ई एफ स्क्वायर, और बी एम की जगह हम बी अपान एफ का होल स्क्वायर, क्योंकि बी एम स्क्वायर है। अब P इक्वल टू के ई एफ स्क्वायर इंटू वोल्टेज का स्क्वायर अपान फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर, फ्रिक्वेंसी से फ्रिक्वेंसी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपने देखा होगा जो हमारा एडी करंट लॉस आ रहा है वो हमारा फ्रिक्वेंसी का कोई टर्म ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो के एडी लॉस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर जो करंट एडी करंट लॉस है वो आपका फ्रिक्वेंसी इंडिपेंडेंट सिर्फ वोल्टेज पे निर्भर करता है। ये कंडीशन कब है, ये कंडीशन हमारी जब है जब हमारा बी अपान एफ जो रेशियो है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हम हिस्टैरिसीस लॉस देख लेंगे। हिस्टैरिसीस लॉस क्या हो जाएगा, पी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के एच इंटू एफ। अब बी एम की जगह हम बी अपान एफ रख देंगे। अब बी एम वहाँ पे 1.6 था ना, 1.6 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एफ कट जाएगा, यहाँ पे एक एफ कट जाएगा, तो पी एच आपका के एच और फ्रिक्वेंसी कट गई, तो बी 1.6 बचेगा। और यहाँ से एक जब एफ कट गया तो 0.6 बचेगा, यस या नो, ठीक है। अब 0.6 बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो हिस्टैरिसीस लॉसेस है, यहाँ पे जो हिस्टैरिसीस लॉसेस है आपका वो बी 1.6 अपान एफ 0.6, यानी कि यहाँ पे हिस्टैरिसीस लॉसेस आपका वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी दोनों पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब हम केस नंबर हम दूसरा लेते हैं कि जब हमारा बी अपान कांस्टेंट है,
ठीक। अब कांस्टेंट में क्या होता है, बी एट डी प्रोपोर्शनल टू बी। जब कांस्टेंट होता है तो आपका एडी करंट लॉस एफ स्क्वायर के और हिस्टैरिसीस लॉस है आपका एफ के स्क्वायर, एफ केवल एफ के होता है। ठीक है। आप मैग्नेटाइज कंपोनेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। मैग्नेटाइज कंपोनेंट क्या होता है, आई एम इक्वल टू बी अपान एक्स नॉट। ठीक। अब बी अपान 2 पाई एफ एल, सारा टर्म्स अगर हम कांस्टेंट मान लें तो आई एम इक्वल टू बी अपान एफ। ठीक। अब यहाँ पे जब हम बी बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट रखते हैं, वोल्टेज को बढ़ाएं चाहे फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएं, अब दोनों जब कांस्टेंट रहेगा मतलब एक को बढ़ाएंगे, जब डिनोमिनेटर को बढ़ाएंगे तो डिनोमिनेटर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि आपस में कांस्टेंट रखना है। बी जो दोनों का रेशियो है, जैसे कि अगर हम वोल्टेज को दुगना करेंगे तो हमको फ्रिक्वेंसी भी डबल करना पड़ेगा, क्योंकि हमको कांस्टेंट तभी रख पाएंगे ना। तो यहाँ पे क्या रहता है कि मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट आपका कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब ठीक है, अब मैंने आपको दोनों केस बता दिए। दोनों केस कौन से मैं एक बार आपको समरी रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखो, सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले आपका कोर लॉस बी एड डी होता है। ठीक है। एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस दोनों से मिलके बना होता है। फिर पी ई इक्वल टू के एफ स्क्वायर ये होता है। ठीक है। फिर आपका ये हिस्टैरिसीस लॉस ये होता है। फिर दोनों का कॉम्बिनेशन लिख दिया, फिर ये वाला लिख दिया, फिर आपका ये इक्वेशन बन गई, फिर बी की वैल्यू निकाल दी, यहाँ रख लिया। ठीक है। अब ये आपका बी एम एक प्रोपोर्शनल टू बी अपान एफ, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी आपका टर्म कट गया, तो एडी लॉस आपका वोल्टेज प्रोपोर्शनल है, फ्रिक्वेंसी पे इंडिपेंडेंट है। ठीक। और हिस्टैरिसीस लॉस आपका दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक। और जब हमने ये भी तो सेकंड कंडीशन भी बता दी है, जब केस नंबर बी अपान एफ जो कांस्टेंट होता है तो एडी करंट लॉस फ्रिक्वेंसी के स्क्वायर पर और हिस्टैरिसीस लॉस फ्रिक्वेंसी केवल फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है। फिर उसके बाद में मैग्नेटाइज कंपोनेंट के बारे में बता दिया। मैग्नेटाइज कंपोनेंट अगर कांस्टेंट है बी अपान एफ रेशियो, तो हमारा मैग्नेटाइज करंट जो होती है कांस्टेंट रहती है। ठीक है। अब नेक्स्ट केयर कॉन्सेप्ट केयर लिखते हैं। मैंने स्लाइड सारी दे रखी है, देखो यहाँ पे भी समझा दे रहा हूँ। ये आपका हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस से कोर लॉस और दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। कोर लॉस आयरन लॉस इक्वल टू कांस्टेंट लॉस। ठीक है। तो पी हिस्टैरिसीस आपका ये होता है बी मान, और पी एड डी ये होता है, दोनों इक्वेशन है, बता दिया, लिख दिया है स्लाइड में। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद आपका ये कॉपर लॉस कोर लॉस, ये हिस्टैरिसीस लॉस है, ये आपका एडी करंट लॉस है, और ये आपका बी इक्वल टू जो ईएमएफ इक्वेशन होता है वो है। यहाँ से बी एम की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी एम की वैल्यू जब पुट करते हैं तो देखेंगे हिस्टैरिसीस लॉस क्या आपका आ रहा है। हिस्टैरिसीस लॉस आपका देखो आ रहा है, ये वाला आ रहा है, देखो
1/4 पाई एफ मतलब BA/F, ठीक है। यहाँ पे 0.6 कर लेना, ठीक है, 1.06। पीरियड लॉस आप हिस्टैरिसीस लॉस आपका क्या आ रहा है? हिस्टैरिसीस लॉस ये देखो मैंने इसका रिजल्ट लिख दिया है। हिस्टैरिसीस लॉस आपका 1/6 यानी दोनों पर डिपेंड कर रहा है। उसके बाद में एडी करंट लॉस की बात करेंगे। एडी करंट लॉस आपका ये आपका एडी करंट लॉस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए कि फ्रिक्वेंसी से एफ से और एफ फ्रिक्वेंसी कट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे जो बचेगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी से फ्रिक्वेंसी आपका कट जाएगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी पे कट जाएगा। तो ये वाला आपका डायरेक्ट वोल्टेज की स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन की ओर देख लेता हूँ, और यहाँ पे मेरे समरी भी लिखती है कि समरी जब लिख दी है इतना आपको याद रखना है कि जब P/F का अनुपात नियत रहता है तब एडी लॉस फ्रिक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती और हिस्टैरिसीस लॉस फ्रिक्वेंसी के समानुपाती होता है। और जो सेकंड नंबर है, जब P/F का अनुपात नियत नहीं रहता है, ठीक है, यानी कांस्टेंट नहीं रहता है, तब आपका एडी करंट लॉस फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। यह वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक है। और हिस्टैरिसीस लॉस जो है वो आपका वो दोनों पर डिपेंड करता है, परंतु किसी भी वर्ग के समानुपाती नहीं होता है। मतलब ये सूत्र के अनुसार होगा, बी मतलब बी 1.6 और पर निर्भर करता है, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है कि इफ़ applied voltage at transformer primary increase by keeping B/F ratio fixed, the magnetizing current core loss respectively। अब बताओ, यहाँ पे मैं बता चुका हूँ मैग्नेटाइजिंग जब B/F रेशियो हमारा कांस्टेंट बोल दिया है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B/F होता है। जब ए बढ़ेगा, ठीक है, वोल्टेज जब वोल्टेज ट्रांसफार्मर फिक्स देन मैग्नेटाइजिंग करंट एंड कोर लॉस विल बी रिस्पेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे। जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जब वोल्टेज इंक्रीज होगा तो B/F रेशियो को कांस्टेंट रखने के लिए फ्रिक्वेंसी भी तो इंक्रीज होगी ना। जब फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी तो ये वाला टर्म आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ना। तो ये वाला आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद में बोला है कोर लॉस पे क्या डिपेंड करेगा। कोर लॉस पे क्या रहेगा, अब वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे तो B/F रेशियो कांस्टेंट है आपका। अब जब B/F रेशियो कांस्टेंट है, जब B/F रेशियो आपका कांस्टेंट है तो हमारा कोर लॉस जो होगा वो भाई वोल्टेज के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। तो ये वाला बढ़ जाएगा इंक्रीज बहुत। ये देखो कहाँ पे गया है, ये ऑप्शन डी रिमेन द सेम एंड इंक्रीजेस। ये वाला कोर एडी करंट लॉस भाई बढ़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है, B/F का रेशियो कांस्टेंट है, ठीक है। B/F का रेशियो जो कांस्टेंट है, तब क्या होगा, वोल्टेज को जब वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जब वोल्टेज बढ़ाएंगे, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी के स्क्वायर है एडी करंट, ठीक है। अब जब वोल्टेज बढ़ रहा है, अब एडी करंट जब किया है तो एफ भी तो बढ़ रहा है ना। जब एफ बढ़ रहा है तो एडी करंट लॉस भी इंक्रीज होगा, और एडी करंट लॉस इंक्रीज होगा, हिस्टैरिसीस लॉस भी इंक्रीज होगा, दोनों लॉस आपके इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका कि गिवन अप्लाइड वोल्टेज विद द इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी इन अप्लाइड वोल्टेज given applied voltage with an increase in frequency of applied voltage given voltage in with increase frequency। अच्छा, फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ज़रा B/F से यहाँ पे फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज कर दे रहे हैं, ठीक है।
फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दे रहे हैं और वोल्टेज आपका गिवन जो है वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे बी बाई एफ का रेशियो तो कांस्टेंट है नहीं, क्योंकि एक ही चीज़ पढ़ा रहे हैं। तो क्या होगा, तो यहाँ पे बी आई रेशियो का कांस्टेंट नहीं है, तो क्या होगा, अब जब बी बाई एफ का रेशियो का कांस्टेंट नहीं होता है तो हमारा एडी लॉस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज के होता है स्क्वायर के। मतलब फ्रिक्वेंसी पे उनका कुछ मतलब नहीं रहता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे रेशियो हमारा कांस्टेंट नहीं है भाई, एक ही चीज़ तो बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एडी करंट, यहाँ पे हिस्टैरिसीस लॉस अगर पूछता तो बढ़ जाता है हिस्टैरिसीस लॉस। अगर हिस्टैरिसीस लॉस अगर पूछता तो हिस्टैरिसीस लॉस आपका घट जाता, ठीक है। क्योंकि इनवर्सली अपान एफ होता है, ई बढ़, जब फ्रिक्वेंसी बढ़ाते तो ये अलग घट जाता है टर्म, लेकिन यहाँ हिस्टैरिसीस लॉसेस की बात ही नहीं की है, यहाँ पे एडी करंट लॉस की बात करी। तो एडी करंट आपका वोल्टेज की स्क्वायर पे है, डिपेंड कर रहा है। यहाँ बढ़ाई जा रही फ्रिक्वेंसी, तो यहाँ पे एडी करंट लॉस रिमेन्स अनचेंज, ठीक है। यहाँ पे एडी करंट लॉस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन क्या रहेगा, सेकेंड क्वेश्चन आपका है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज कीपिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज अनचेंज। यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे बी बाई बी एम अपान बी अपान एफ, यहाँ पे क्या किया जाए, कीपिंग वोल्टेज ट्रांसफार्मर इंक्रीज कीपिंग मैग्नीट्यूड वोल्टेज अनचेंज। वोल्टेज को कांस्टेंट रखा है, केवल हम फ्रिक्वेंसी को ही इंक्रीज कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसी इनपुट ट्रांसफार्मर के फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं। अब फ्रिक्वेंसी जब इंक्रीज हो रही है तो हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट आपका बी बाई एफ से घटेगा। भाई फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है और वोल्टेज को कांस्टेंट है, तो यहाँ मैग्नेटाइजिंग करंट घटेगी। अब मैग्नेटाइजिंग करंट घटेगी, कोर लॉस क्या प्रभाव पड़ेगा, कोर लॉस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब क्योंकि बी अपान एफ रेशियो कांस्टेंट नहीं है तो एडी करंट की तो बात ही नहीं करेंगे, हम हिस्टैरिसीस लॉस की बात करेंगे। तो क्या रहेगा, तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या करेंगे, हिस्टैरिसीस लॉस आपका कांस्टेंट रहेगा। हिस्टैरिसीस लॉस यहाँ पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि बी अपान एफ का जो रेशियो है वो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वोल्टेज अनचेंज है। जबकि बी बाई रेशियो जहाँ कांस्टेंट नहीं रहता है वहाँ पे एडी करंट लॉस आपका वोल्टेज के स्क्वायर पे है। अब यहाँ कांस्टेंट नहीं, लेकिन वोल्टेज कहाँ बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे एडी करंट लॉस आपका रिमेन अनचेंज रहेगा और हिस्टैरिसीस लॉस आपका बी अपान एम करेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, घटेगा ना, ठीक है। यहाँ पे घट जाएगा ये लॉसेस। फिर इसके बाद में क्वेश्चन एक और है, यहाँ पे क्वेश्चन एक और है, इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज कीपिंग द सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट। अब सप्लाई वोल्टेज, इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज्ड कीपिंग द सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट, देन अब सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इंक्रीज कीपिंग द वोल्टेज, यहाँ भी वही वोल्टेज को कांस्टेंट कर दिया है बी अपान एम। बी वोल्टेज को कांस्टेंट कर दिया है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं। अब जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो आपका क्या पड़ेगा, तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट इज डिक्रीज्ड, ठीक, और एंड कोर लॉस भी डिक्रीज, एडी करंट लॉस रिमेन सेम, ऑप्शन ए, ठीक है। आई होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फॉर watching this video. See you next time. Thanks.